number, and today's important article is the G20 can be the United Nations Security Council alternative. So इस आर्टिकल में इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स. तो जो एक समरी देगा इस पूरे आर्टिकल का, तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये इसका प्रीलिम से रिलेटेड है. जो करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर में आएगा, जिसमें G20 और UNSC वगैरह है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, और मेंस के GS पेपर 2 में ये काम आएगा, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ G20 कंट्रीज, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग द इंडियाज़ इंटरेस्ट. ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस में किस में काम आएगा ये डिस्कस कर लिया हमने. नाउ नेक्स्ट इस जो आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इसमें नॉर्मल मोटा मोटा पॉइंट बताती हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो इसमें नॉर्मल बताया गया है कि जो इंडिया है उसने फॉर्मली एज्यूम करी है G20 प्रेसिडेंसी. ठीक है, हमें पता है पहले इंडोनेशिया के पास ही, अभी इंडिया के पास आई है. ठीक है, उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने बोला है कि वो लुक फॉरवर्ड करेंगे फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ हीलिंग, हार्मनी एंड होप. ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लेकिन मैं मोटे मोटे पॉइंट बता रही हूँ. तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया, सेकंड पॉइंट डिस्कस किया. सेकंड हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ओके G20 के बारे में बात हो रही है, तो G20 क्या है ये पता होना चाहिए. तो G20 हम सबको पता है एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स आपके IMF से भी हैं, वर्ल्ड बैंक से हैं. और G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है एनुअली. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. और थर्ड पॉइंट हम G20 के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये पूरा समरी में थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ पढ़ने से पहले. ओके, तो हाँ, ये पॉइंट भी याद रखो कि हम जब भी सिलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंसी का 19 कंट्रीज़ से, जो भी विद वन यूरोपियन यूनियन जो है वो डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में. और 5 ग्रुप में जो है वो उसमें 4 कंट्रीज़ से ज़्यादा नहीं है. ठीक है, और जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है बिटवीन ईच ग्रुप. और एवरी ईयर G20 सिलेक्ट करता है एक कंट्री को जो कि प्रेसिडेंसी उसमें होल्ड करता है, और जो हमारी इंडिया है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है. इसके साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ग्रुप 2 में? रशिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है. ओके, और G20 का जो हेड कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है. ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या होगी अब जो भी अपकमिंग G20 है उसके बारे में. फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ. तो अभी समरी पढ़ रहे हैं, तो समरी का 4 पॉइंट है. तो अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे. जो इंडिया है उन्होंने बोला है, हमारी इंडिया ने, कि यूक्रेन जो है विल नॉट बी द सेंटर पीस ऑफ द G20 दिस ईयर. ठीक है, और ओके ये इंडिया का स्टेटमेंट है, तो ये इसमें दे रखा है. और क्यों ऐसे बोला ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे. और जो इसमें हेडिंग है कि द G20 कैन बी द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्टरनेटिव. तो ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, G20 बेटर ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकता है ना. तो ये पॉइंट थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो इसमें सोच के देखो, जो वर्ल्ड है वो देख रहा है एक ऑल्टरनेटिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हम देखने को मिलती हैं वीटो को लेकर. ठीक है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपनी वीटो पावर यूज़ कर लेते हैं. तो और देखने को मिला है जब COVID-19 पैंडमिक था और रशियन इन्वेजन जो है यूक्रेन के लिए, तो उसमें काफ़ी क्रेडिबिलिटी है जो UNSC की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो कम होती गई है. नहीं कुछ अच्छा देखने को मिला है कि कोई अच्छा डिसीजन बेटर आए. और जो एक्सपेंशन है उसके परमानेंट मेंबरशिप का वो भी काफ़ी अपोज हो रहा है. ठीक है, और क्या क्या इश्यूज़ एड्रेस होने वाले हैं G20 के थ्रू. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब देखा जाएगा. और थोड़ा ये देखो कि सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है G20 का. तो यही है कि एक तरीके का ये एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में हम देख सकते हैं. 21st सेंचुरी में ये एक बैलेंस करके देख रहा है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में. ठीक है, और प्रेजेंट के जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं UNSC के, विद और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी देखने को मिलेंगे इसमें, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये भी रिप्रेजेंट होंगे. ठीक है,
और इसमें बाली डिक्लेरेशन के बारे में भी बात किया गया कि कैसे बाली डिक्लेरेशन को हम एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करेंगे, जिसे G20 को हम एक चेंज कर सके इकोनॉमिक से पॉलिटिकल बॉडी में। तो ये सब देखने को ये सब देखेंगे और ये भी देखेंगे G20 डिफरेंट कैसे है UNSC से। ऑब्वियसली कोई वीटो पावर नहीं है G20 में, ठीक है। और जो रशिया होगा वो उसमें अपना रीज़न बताएगा हर चीज़ का, ना कि कोई थ्रेटन करेगा अपने वीटो पावर को लेके, ठीक है। और बात रही हमारी इंडिया की, तो इंडिया हम देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रही है डिकोलोनाइजेशन को लेके इंडिया की, और काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था एज ए लीडर ऑफ द नॉन अलाइंड वर्ल्ड के लिए। इंडिया एक बहुत अच्छा बहुत सारा पार्टनर कंट्री रहा है बहुत सारे रिजोल्यूशन में UNSC के, लाइक पैलेस्टीन हम देख सकते हैं ना, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और इंडिया ने प्रिवेंट किया था एक्सपल्शन ऑफ द इजिप्ट फ्रॉम नैम, ठीक है, याद होगा हवाना समिट के थ्रू, जिसमें अरब्स जो थे वो अगेंस्ट हो गए थे इजिप्ट के, ओके। और काफ़ी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि और क्या वे फॉरवर्ड इसमें हो सकते हैं। तो बाली डिक्लेरेशन के थ्रू कुछ हो सकता है जिसमें इंडिया एक वर्चुअली इंडिया ने जो ड्राफ्ट किया था, और एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह इंडिया काम कर सकता है इसमें। एक कॉन्सेंसस डिसीजंस आ सकते हैं G20 में। और इवन रशिया भी एक्सेप्ट करेगा इंडिया का रोल एज एन ऑनेस्ट ब्रोकर इन द प्रोसेस, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन भी एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए, लेकिन काफ़ी उसके लंबा टाइम लगेगा कि वो रिप्लेस कर पाए UNSC को। लेकिन एक बिगनिंग हो चुकी है कि हाँ वो इसको रिप्लेस कर सकता है, और धीरे धीरे इस पर काम चलेगा, जिससे एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आएगा यूनाइटेड नेशन बन के, जो कि स्टॉप करवाएगा वॉर्स एंड बिल्ड करेगा कॉपरेशन, ठीक है। तो अभी तो बस ये पूरा समरी डिस्कस किया था एक पॉइंट लेके। अब हम रीड करते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है, ओके। तो ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन जल्दी जल्दी रीड करेंगे क्योंकि समझा तो पूरा दिया है कि इसमें क्या दे रखा है, ओके। As India begins its presidency of the G20, there is certain reluctance on its part to take the bull by horns and try to end the Russian invasion of the Ukraine. तो इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20 को लेके, और काफ़ी इसका रिलेक्टेंस है कि वो किसी पार्ट पे पार्टिसिपेट करे जिससे वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन में कोई डिसीजंस ले, ठीक है। इंडिया हैज़ गॉन आउट ऑफ इट्स वे टू से दैट यूक्रेन विल नॉट बी द सेंटर पीस ऑफ द G20 दिस ईयर। तो इंडिया का स्टेटमेंट आया है कि जो यूक्रेन है इस बार G20 का पार्ट नहीं होगा। दिस पोजीशन इज़ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द फेलर, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पोजीशन इंडिया हैज़ टेकन नॉट टू कंडेम द रशिया। ऑब्वियसली इंडिया रशिया में रिलेशन बेटर है, और इंडिया जो है वो रशिया को कंडेम नहीं करना चाहता। इट इज़ नॉट बिकॉज द रशियन इन्वेजन इज़ नॉट द मोस्ट अर्जेंट इशू फॉर द वर्ल्ड टू रिजॉल्व, but after the G20 summit in Bali, Indonesia in November, there is a greater understanding of the Indian position, ठीक है। ऐसा बोला है किसने? US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हिमसेल्फ। कंसिडरिंग दैट बाली डिक्लेरेशन वॉज वर्चुअली ड्राफ्टेड बाय इंडिया, वर्चुअली किसने ड्राफ्ट किया? हमने डिस्कस करा था ना अभी समरी में, किसने ड्राफ्ट किया है? इंडिया ने। और न्यू दिल्ली हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द पोटेंशियल ऑनेस्ट ब्रोकर हु मे बी एबल टू एंड द डिवास्टेटिंग वार। हमने बात करी थी ऑनेस्ट ब्रोकर की, जो इंडिया रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें, ऑनेस्ट ब्रोकर, ठीक है, इंडिया को लेके, बाली डिक्लेरेशन को लेके, ठीक है। G20 क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इंडिया का रोल अभी क्या चल रहा है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम रीड कर रहे हैं ताकि हमें पता चले जो भी हमने समरी डिस्कस करी थी अभी वो इससे पूरा रिलेटेड है, समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। फिर लास्ट में एक और बार रिवाइज कर लेंगे। The right place and the right time for India. The alphabetical rotation of the G20 presidency has brought India to the right place at the right time, especially when the world is looking for an alternative to the United Nations Security Council. तो अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया का प्रेसिडेंसी है सॉरी और इस टाइम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम एक ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है UNSC के लिए, विच हैज़ बीन पैरालाइज बाय द वीटो, जिसमें वीटो को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम इसमें आ गई है। मोस्ट रिसेंटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने समरी में बताया था कि कोविड-19 और रशियन इन्वेजन जो हुआ यूक्रेन का, उसमें उसका काफ़ी क्रेडिबिलिटी इशू रहा था UNSC का। Any reform of the UNSC, particularly the expansion of its permanent membership, will be strongly resisted by the permanent members and a large majority of the General Assembly. UNSC को हम काफ़ी सारी बात करते हैं कि परमानेंट जो मेंबरशिप है इंडिया को मिल जाए, तो उसका एक्सपेंशन को लेके काफ़ी अगेंस्ट में उसके डिसीजंस रहते हैं। तो ये
उसका एक लूप होल है, ठीक है। एवरी कैंडिडेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग opponent waiting to pounce the moment there is any serious proposal to make the candidate country a permanent member. Okay, among the proposals made in the last 3 decades, there is none that can command the votes of the 5 permanent members as well 2/3 of the members of the General Assembly. तो यूएनएससी के बारे में बात चल रहा है पूरा कि उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना चाहिए, और उसका काफ़ी रेसिस्टेंस हो रहा है उसके परमानेंट मेंबर को एक्सपेंशन को लेके, तो एक बेटर ऑल्टरनेटिव आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट G20 विच कंसिस्ट ऑफ 19 कंट्रीज़, हमने डिस्कस किया था, इसमें 19 कंट्रीज़ है, एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। वो सेटअप आया था, किसने सेटअप किया था? G7 कंट्रीज़ ने। कब किया था? 1999 में। एंड अपग्रेड द लेवल ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कब अपग्रेड किया था? 2008 में, जो कि एड्रेस करेगा मेजर इश्यूज़ रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, सच एज कौन कौन से मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं, ये भी डिस्कस किया था हमने। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारे। तो यहाँ पे इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल सिग्निफिकेंट कंट्रीज़, हमने पढ़ा था 21st सेंचुरी में बैलेंस लेके चल रहा है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच। और जो प्रेजेंट मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हैं और एस्पिरेंट्स जो प्रेजेंट परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, वो हैं, इसमें कुछ एस्पिरेंट्स हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सब इसमें रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और यूरोपियन रिप्रेजेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। और जो भी कॉन्सेशन डिसीजंस होगा G20 का, वो शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। The platform of the Bali Declaration. A gradual transformation of the G20 from an economic body to a political body can be initiated on the basis of, किसमें? बाली डिक्लेरेशन में पढ़ा था, जिसको वर्चुअली किसने ड्राफ्ट किया? इंडिया ने। which constitute the consensus in the group on the Russian Ukraine war, ठीक है। इसमें डिसीजन आएगा if the G20 emerges as a peacemaker in Europe, तो उसको क्या मिलेगी? इट विल अटेन द लेजिटिमेसी एज अ ग्रुप टू प्रमोट द क्या? इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, जिसकी वजह से ग्रेजुअली क्या होगा? ये ऑल्टरनेटिव बन जाएगा किसका? यूएनएससी का। समझ में आ रहा है? इस बार डिस्कशन में काफ़ी चेंज किया गया है। पहले सीधे हम आर्टिकल रीड करते थे एक बिगिनर्स की तरह, लेकिन अभी आर्टिकल पढ़ने से पहले पूरा समरी बताया है, G20 के बारे में बताया है, ठीक है। और पहले ही पूरा एक समराइज़ कर दिया गया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि पहले ही थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए आर्टिकल, ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस विल बी दैट नो वन कैन प्रेजेंट इट्स मीटिंग बाय यूज़ ऑफ द वीटो, ओके। जो यूएनएससी में है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। केयर शुड बी टेकन नॉट टू आइसोलेट एनीवन एंड प्रमोट अ सॉल्यूशन, किसी को आइसोलेट नहीं करना, एक सॉल्यूशन लेके आना है। रशिया विल हैव टू रीजन आउट इट्स बिहेवियर अदर देन थ्रेटन द यूज़ ऑफ द वीटो टू इंटीमेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी हमने डिस्कस किया था, रशिया को अपना रीज़न देना पड़ेगा, बल्कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो थ्रेटन करे अपना वीटो पावर को लेके यूएनएससी का, ठीक है। द ग्रेव डेंजर ऑफ अ परमानेंट मेंबर वेजिंग अ वार एंड वीटोइंग एवरी रिजोल्यूशन अगेंस्ट इट्स इज़ अ रियलिटी दैट यूनाइटेड नेशन शुड एड्रेस। और ग्रेव डेंजर तो यही है कि परमानेंट मेंबर वेज अपना वॉर भी कर रहा है और वीटो इनका अपना थ्रेटन भी कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। द फर्स्ट स्टेप फॉर इंडिया टू टेक इज़ टू हाईलाइट द बाली डिक्लेरेशन एंड टू प्रेजेंट द रोड मैप ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी प्रोसेस फॉर द G20 एंड परसुएड द शेरपास टू टेक इट ऑन इट्स एजेंडा, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप इंडिया के लिए यही है कि वो हाईलाइट करे बाली डिक्लेरेशन को, एक रोड मैप लेकर आए जिससे प्रिपरेटरी प्रोसेस हो G20 के लिए, और अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रिपेयर करें इसके लिए, ओके। द रिस्पॉन्स कैन नॉट बी नेगेटिव एक्सेप्ट बाय रशिया एज इट हैज़ टू नेगोशिएट एज एन इक्वल विद द अदर मेंबर्स ऑफ द G20। तो यहाँ पे सब इक्वली अपना रिस्पॉन्स करेंगे। इफ रशिया इज लुकिंग फॉर एन एस्केप रूट, इवन रशिया विल एक्सेप्ट द इंडियाज रोल एज एन ऑनेस्ट ब्रोकर इन द प्रोसेस। हमें पता है इंडिया रशिया का अच्छा रिलेशन है, तो इंडिया अगर ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह काम करेगा तो रशिया भी उसको एक्सेप्ट करेगा। दिस विल इन्हांस इंडियाज़ कैपेसिटी, जो कि इन्हांस करेगा इंडिया की कैपेसिटी डील विद द क्राइसिस इन अ फॉर्मल वे विद इन द G20, ओके। It will accomplish India's ultimate goal of securing the reform of the UNSC। तो ultimate goal जो है इंडिया का कि वो सिक्योर करना चाहता है रिफॉर्म ऑफ द UNSC, तो वो पूरा होगा। Once the basic work is done, the UNSC can formalize the decision and implement it for the international peace and security। और UNSC भी फॉर्मलाइज कर देगा अपना डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट करेगा उसको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। नॉट अ न्यू रोल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ से जो लास्ट पेरा है, ओके। Okay, being an honest broker in international peace and security is a role that is not new to India। Honest broker
का रोल जो इंडिया करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में, वो एक नया रोल नहीं इंडिया के लिए। ऑल्दो इट हैज़ टेकन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑन डिकोलोनाइजेशन एंड राइट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टू प्ले अ रोल एज ए लीडर ऑफ नॉन अलाइंड वर्ल्ड। हमने पढ़ा है नैम में कैसे इंडिया ने अपने पार्टिसिपेट किया है, कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का सपोर्ट किया है डिकोलोनाइज करवाने में, बहुत सारी चीज़ें करने में, है ना। यहाँ से इंडिया वॉज द ऑथर ऑफ द सेवरल लैंडमार्क रेजोल्यूशन, हमने पढ़ा था यूएनएससी में पैलेस्टीन को लेके और बहुत सारी चीज़ें में लेके। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स मेड टू प्रिवेंट द एक्सपेल्शन ऑफ इजिप्ट, ये हमने पढ़ा था कि फ्रॉम दी नैम हवाना समिट के थ्रू जब अरब्स अगेंस्ट हो गए थे इजिप्ट के। फ्लेक्सिबिलिटी इन नेगोशिएशन इवन वाइल बीइंग प्रिंसिपल इन इट्स नेशनल पोजीशन गिव इंडिया रोल इन मैनी situations, ठीक है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द G20 द फंड ऑफ गुडविल दैट इंडिया हैज़ अर्न द यूनाइटेड नेशन विल बी असेट इन द क्रिटिकल मूवमेंट। एज अ प्रेसिडेंट जो G20 का है जो फंड है गुडविल का इंडिया के लिए, वो भी इसमें इस एसेट की तरह काम करेगा। द लेजिटिमाइजेशन ऑफ G20 एज अ ग्लोबल आर्बिटर इन इंटरनेशनल अफेयर विल क्रिएट अ मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे ऑल मेंबर्स आर इक्वल। क्या होगा यहाँ पे, सब इक्वल होगा, कोई वीटोइंग पावर नहीं है, कोई थ्रेटनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। दो इट मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर टू रिप्लेस द UNSC, a beginning will have been made in the making the United Nations an effective instrument in stopping the wars and building cooperation। तो एक थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिगनिंग हो चुकी है। सच एन अपॉर्चुनिटी कम्स बट रियली इन हिस्ट्री इट विल बी वर्थ द एफर्ट इवन इफ ओनली प्लांट्स द सीड्स फॉर द बिगनिंग ऑफ अ न्यू UNSC। तो एक न्यू UNSC का जो सीड है वो एक इसमें प्लांट हो जाएगा। ओके, तो ये एक मेटाफर की तरह यूज़ किया है। तो ये पूरा डिस्कशन था। तो फिर से एक समरी की टाइप में फिर से एक बार डिस्कस करती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें जो पढ़ा था तो उसमें थोड़े हाइलाइट्स पढ़े थे। G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी है और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ हीलिंग हार्मनी एंड होप, ठीक है। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया थर्ड, हमने G20 के बारे में पढ़ा है जो कि एक ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का विद यूरोपियन यूनियन, ठीक है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है। G20 प्रेसिडेंसी रोटेट होती है एनुअली और इंडिया जो है वो ग्रुप 2 में है। और इंडिया और G20 बैटल अल्टरनेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है, ताकि क्योंकि UNSC में काफ़ी इश्यूज़ आ गए थे क्रेडिबिलिटी के, कोविड-19 के टाइम, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के टाइम, और इसमें जो एक्सपेंशन है परमानेंट मेंबरशिप का वो भी काफ़ी नहीं हो पा रहा है ना। इसके अगेंस्ट में काफ़ी चीज़ें रहती हैं, इश्यूज़ एड्रेस करने हैं G20 को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है G20 का कि उसने काफ़ी बैलेंस रखा है 21st सेंचुरी में डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और परमानेंट मेंबर्स और बहुत सारे एस्पिरेंट मेंबर्स भी इसमें रिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है। इंडिया बाली डिक्लेरेशन को इसमें अच्छे से प्लेटफॉर्म बना सकता है इसमें चेंजेस लाने के लिए। और G20 UNSC से कैसे डिफरेंट है, G20 में वीटो पावर है, ठीक है, और G20 में वीटो पावर नहीं है और इसमें सबको अपना रीज़न देना पड़ेगा, सब इक्वली काम करेंगे, ठीक है। इंडिया का रोल काफ़ी अच्छा रहा है शुरू से, डिकोलोनाइजेशन नाम में लेके उसने काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प किया है और उसने इजिप्ट को भी हेल्प किया था नाम से बाहर होने से पहले। उसमें बाहर नहीं होने दिया था हवाना समिट में जब अरब उनके अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये पूरी समरी है और आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी प्यार से बहुत धीरे धीरे समझाया है। So this is the discussion for today. So thank you dear students, thank you and have a nice day.